शर्मा एंड वेलकम टू अजलाइट इंस्टीट्यूट। सो आज की हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट मैथ्स की पैडागोजी को। सीटेट जो है वो हमारा बिल्कुल सामने है, 28 तारीख से जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं इसकी डेट्स। सो उसमें पैडागोजी सेक्शन जो है वो मैक्सिमम पूछा जाता है, तो मैथ्स की पैडागोजी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट के मीनिंग से। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है किसके साथ में, शेप्स के साथ में, क्वांटिटी के साथ में, स्ट्रक्चर्स के साथ में, सिंबल्स, पैटर्न्स और लॉजिक्स के साथ में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम प्रूव कर सकते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स, थ्योरम्स को जो है वो अपनाता है। अब बात करते हैं इसकी एम्स की कि हम इसको जो है वो क्यों अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाते हैं। तो जॉर्ज पॉलिया ने इसके एम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है नैरो एम्स, दूसरा है ब्रॉडर एम्स। तो हमारे पास में जो नैरो एम इसका आता है वो है कि हमारे इसके बेसिक्स जो है वो क्लियर हों और बेसिक्स के बेसिस पर जो है हम अपने आप के लिए रोज़गार जो है वो प्राप्त कर सकें। और जो इसका ब्रॉडर एम है वो क्या है कि हम इसको अपने थॉट प्रोसेस में इनकलकेट कर सकें। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें मैथ्स को अप्लाई कर सकें, इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सके। ठीक है। तो एक डेफिनेशन में कहा भी गया है कि अगर बच्चा एक्टिव है तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सॉल्यूशन वो निकाल लेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे ना धीरे करके वो उसका आंसर जो है वो निकालने में सक्षम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की जो कि डेविड विलर ने दी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस रेदर देन टू नो द मैथमेटिक्स। यानी कि एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि उसके थॉट प्रोसेस में, उसकी रियल लाइफ में मैथमेटिक्स जो है वो आ सके। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन कि उसको कोई फॉर्मूला पता हो और उसके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए और वो उसको ही सॉल्व करने में सक्षम हो। ठीक है, यानी कि इसकी ब्रॉडर जो एम है उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसिस ज़्यादा दिया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, उनकी जो कि हमारे रियल लाइफ एजुकेशन में मैथमेटिक्स को पार्ट बनाते हुए हमने रखे हैं सामने। तो सबसे पहला इसका ब्रॉडर एम ही है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। यानी कि इसका सीधा साधा संबंध है कि उसके बच्चे के दिमाग में जो है वो मैथमेटिक्स को इस कदर डाल देना कि वो अपनी रियल लाइफ में या आसपास में जो चीज़ें देखता है उनमें कैलकुलेशंस कर सके, वहाँ पर उस तरीके से उसको एनालाइज कर सके। दूसरा है कि मैथ्स को अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में जोड़ के देखना, यानी कि कहीं पे कैलकुलेशंस हो रही हैं तो वहाँ पर वो चीज़ों को अप्लाई कर सके। तीसरा है डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, यानी कि चीज़ों को डायरेक्टली स्वीकार करने की जगह वो उसके गुण, दोष इत्यादि को परख सके। उसके बाद में है बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू मैथमेटिकल टॉपिक्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास में बेसिक जो टॉपिक्स आते हैं मैथमेटिक्स के, उनके प्रति उसकी समझ बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीएफ ने जो एम्स मैथमेटिक्स के दे रखे हैं प्राइमरी लेवल के लिए। तो सबसे पहला तो यही है कि उसको बेसिक न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें कि उसके बेसिक्स आते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, और उसके अलावा एरिया, पैरामीटर, सर्कमफेरेंस, वॉल्यूम एट्सेट्रा जो कि हमारे प्राइमरी लेवल पर आते हैं, इन सब की समझ उसमें आ सके। ठीक है, दूसरा है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रेशन। यानी कि कंक्रीट का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम सामने ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिनकी इमेज जो है वो हम अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ उसकी प्रोग्रेस हो, ऐसा हमारा एम है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तीसरा है शेप्स। ठीक है, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें प्राइमरी लेवल पर लगे होते हैं, तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग जो टर्म है वो डराइव की गई है टू टीच से, जिसका मतलब होता है टू इंस्ट्रक्ट। ठीक है, जॉन एडम की अगर हम बात करें तो इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस जो है वो टीचिंग को कहा है, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट जो है वो ओनली दो जो है वो हमारे पास में एस्पेक्ट्स होते हैं टीचिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत ही नैरो एस्पेक्ट है, जबकि आज के टाइम पे हम ट्राइपोलर प्रोसेस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और हमारे पास में जो एनवायरनमेंट होता है वो तीनों रोल प्ले करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब इस एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, करिकुलम हो गया, और सोसाइटी की उस चीज़ के लिए क्या नज़र है, या फिर हमारे वहाँ पर माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एनवायरनमेंट में। तो आज की डेट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ट्राइपोलर है। अब बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की या टीचिंग लर्निंग एड्स की। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं कि ये एक
ऐसा सहायक मटेरियल होता है जो कि हमारी टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस को ईजी बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, उसको लर्न करने में और उसको रिटेन रखने में जो है वो हमारी मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास में ये टीचिंग लर्निंग एड्स कौन कौन से तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बहुत से तो पता ही होंगे, लेकिन उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है कि 3D टीचिंग एड्स कौन कौन से होती हैं। ठीक है, इसमें आ जाती हैं ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पपेट्स, प्रिज्म्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे 3D टीचिंग एड्स हैं जो कि रियल लाइफ थिंग्स की तरह होते हैं। ठीक है, या हम रियल लाइफ से जिन एग्जाम्पल्स को लेते हैं या उनको डायरेक्टली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए देते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है जियो बोर्ड, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे पास में एक स्क्वायर जैसे बोर्ड होता है जिसके ऊपर नेल्स को लगाया गया होता है। नेल्स होती कीलें। ठीक है, कीलें लगाई गई होती हैं और उन कीलों के बीच में क्या होता है कि रबर बैंड को लगा लगा करके एक कील से दूसरी कील में अटैच करके जो है वो हम शेप्स बनाते हैं और उन शेप्स की मदद से हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स और मेजरमेंट्स को समझने में बच्चों की सहायता करते हैं। ठीक है, वो होता है जियो बोर्ड। इसके अलावा अबेकस होता है जिसको आप सभी जानते होंगे, हम बचपन में उनके साथ में खेलते भी थे। ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा वुडन और प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हमारे पास में बीड्स होती हैं लगी हुई जो कि स्लाइड हो सकती हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम काउंटिंग सीखते हैं, नंबर ऑफ बीड्स को काउंट करके। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हम कैलकुलेशन सीखते हैं। डाइंस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में 4 टाइप्स की होती हैं। इसमें यूनिट जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, जो कि यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। रोड जो है वो हमारे पास में टेंस को प्रेजेंट करती है। उसके बाद में फ्लैट होते हैं। ठीक है, फ्लैट्स जो है वो हमारे पास में हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और क्यूब्स जो है वो थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मदद से भी हम काउंटिंग सीखते हैं। ओके, और अदर कैलकुलेशंस को सीखते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में उन टर्म्स की जो कि अक्सर ही हमारे सीटेट में और अदर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है 3D टीचिंग एड्स के अलावा टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि हमारे पास में जैसे बिल्डिंग होती है ना टॉल, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बेस होता है हमारे पास में, एक के ऊपर दूसरी खड़ी होती है। तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी हेल्प से हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यानी कि हमारे पास में जो प्रीवियस नॉलेज होता है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो अगले कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हमारे पास में टॉल शेप यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा नॉलेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी एक बिल्डिंग, स्कीमा टाइप बिल्डिंग जो है वो बनती है। ठीक है, और अब उसके बाद में ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब होता है कि एक मैप बनाना। मैप क्या होता है? मैप होता है मानचित्र। ठीक है, यानी कि बड़ी सी इंफॉर्मेशन जब हम एक छोटे से पेपर के ऊपर अगर डाल सकते हैं तो उसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, मानचित्र में क्या होता है, हम पूरी धरती का एक तरह से या फिर जितना हमने एरिया देखना होता है उसको हम लाइंस की मदद से ड्रॉ करके जो है वो इतने बड़े एरिया को समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैपिंग का मतलब, कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब भी क्या होता है कि हमारे पास में एक ऐसी मेंटल पिक्चर क्रिएट करना जो कि रिलेशनशिप शो कर सके कॉन्सेप्ट्स के बीच में। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि शॉर्टकट मेथड होता है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए या बड़ी चीज़ को रिटेन रखने के लिए। ठीक है, ये कनेक्शन जो है वो हमें बताता है न्यू इन्फॉर्मेशन का ओल्डर वन के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल पर शेप्स के बारे में जानते हैं। थोड़े से हम बड़े होते हैं तो फिर हमें एरिया के बारे में पता चलता है, देन पैरामीटर के बारे में पता चलता है, फिर वॉल्यूम के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे हम उनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप समझते हैं कि इनके बीच में क्या जो है हमारे पास में रिलेशनशिप है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हम शेप सीखते हैं तो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, फिर फर्दर उनकी टाइप्स क्या हैं, ये सब के सब याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टेसलेशन की। तो टेसलेशन को आप टाइलिंग भी बोल सकते हैं। टाइलिंग आपने देखी होगी अपने घर पे भी, उसमें क्या होता है या किसी भी बिल्डिंग में आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है कि सेम तरह के हमारे पास में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उनको एक के बाद एक करके अरेंज किया गया होता है। ठीक है, तो टेसलेशन या टाइलिंग भी क्या होती है कि जब शेप्स जो है वो रिपीट होती हैं ओवर एंड ओवर टाइम्स और
बिना किसी गैप के और ओवरलैप के, और एक हमारे पास में स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टेसलेशन। ओके, उसके बाद में है हमारे पास में सिमिट्री। क्या होती है? तो सिमिट्री होती है जब हमारे पास में कोई ऐसी शेप होती है जिसको अगर आप बीच से काटते हैं, ठीक है, किसी भी तरफ से बीच से काटते हैं, तो वो जब फ्लैप करती हैं तो वो एक जैसी होती है, मतलब उनकी दोनों साइड्स जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे या फिर शेप्स दे रखी होंगी, तो इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल है या कौन सा एसिमेट्रिकल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक, देखिए इसमें से कौन कौन से सिमेट्रिकल हैं, कौन कौन से एसिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वॉन हेले के ज्योमेट्रिकल थिंकिंग मॉडल की, ठीक है। तो उसने जो है वो ज्योमेट्री को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लेवल्स को जो है वो डिफाइन किया है अपने इस मॉडल के तहत। उसने ज़ीरो से स्टार्ट करके हमारे पास में 4th लेवल तक जो है वो चीज़ों को बताया है। तो सबसे पहले हम शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसने ज़ीरो लेवल की कैटेगरी दी है और उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं कि विजुअलाइज करने में के टाइम पे हम क्या करते हैं कि खाली ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी शेप कैसी है, ये किस तरीके का दिखता है। उसके बाद में हम क्लासेस ऑफ शेप्स पे जाते हैं, ठीक है। क्लासेस ऑफ शेप्स में क्या होता है कि कुछ जो शेप्स हैं हमें सिमिलर सिमिलर लगती हैं, जैसे कि ट्रायंगल होगी, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है, या फिर कोई और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई या स्केलियन ट्रायंगल होगी, तो हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके बीच में भी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी रोम्बस है, कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी स्क्वायर है, कौन सी पैरेललोग्राम है। और इसको हम एनालिसिस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और एनालिसिस को उसने नंबर 1 पर रखा है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 ऑर्डर पे रखा है। 0 पर है विजुअलाइजेशन, सेकंड नंबर पर एनालिसिस आता है, जिसमें कि हम क्लासेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि हमारे पास में कोई शेप है पर्टिकुलर, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन सी शेप की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड स्टेज आती है हमारे पास में इनफॉर्मल डिडक्शन की, जिसमें कि हम रिलेशनशिप बिटवीन दैट प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखते हैं। प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप के बारे में हम इनफॉर्मल डिडक्शन के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेज पर आता है हमारे पास में डिडक्शन, ठीक है, जिसमें कि हम उसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता होती है उसके बेसिस पर उसको ट्राई करके कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट में आता है राइगर, यानी कि हमारे पास में प्रीवियस नॉलेज तो है ही, अब उसके बेसिस पर हम नई थ्योरीज को भी जो है वो मतलब डिराइव कर पाते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास में वॉन हेले का मॉडल, जिसमें कि ज़ीरो जो हमारे पास में लेवल है उसमें हम शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 लेवल पर आता है एनालिसिस, जिसमें कि हम क्लासेस ऑफ शेप्स को और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स को समझते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे पास में इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स के बीच में रिलेशनशिप को जो है वो समझ पाते हैं। थर्ड स्टेज पर आता है डिडक्शन, जिसमें कि हम हमारे पास में जो रिलेशनशिप हमारे पास में ऑलरेडी नॉलेज है जिसका, उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाल पाते हैं, डिड्यूस कर पाते हैं रिजल्ट्स को। और फोर्थ नंबर पर आता है राइगर, जिसमें कि हम एनालिसिस करके डिडक्टिव सिस्टम्स का नई चीज़ों को जो है वो इवॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे पास में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की, ठीक है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है? इंडक्टिव रीजनिंग को हम बोलते हैं आगमन तर्क और आगमनात्मक तर्क, और डिडक्टिव रीजनिंग को बोलते हैं निगमनात्मक तर्क, ठीक है। तो हमारे पास में जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हम जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे पास में कंक्रीट फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पर हमारे अंदर मेंटल पिक्चर्स बनेंगी। कंक्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, नॉन से अननोन की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएंगे, और क्या करेंगे, रूल्स को निकालेंगे, कंक्लूजन्स को निकालेंगे, यानी कि जो हम नॉलेज का फॉर्मेशन होगा उसमें वो स्वनिर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास में जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें क्या होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास में ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दे दिया गया होता है और प्रॉब्लम हमें दी जाती है,
हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव में क्या आया कि हमें एग्जाम्पल दिए गए होंगे और एग्जाम्पल के बेसिस पर हम कंक्लूजन तक जाएंगे, जबकि डिडक्टिव में क्या होगा कि हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा होगा और फॉर्मूला से हमने डायरेक्टली क्या करना है, उसको अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हमारे पास में जो डिडक्टिव मेथड होता है, इसमें हमारे पास में रूल पहले से है, रूल से हम जाएंगे सीधा का सीधा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ को जाएंगे। ओके, सो यार अब बात कर लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। तो BS ब्लूम ने हमें क्या दिया था कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन दिया था, ठीक है। तो उन्होंने हमारे पास में दिया था कि किस तरीके से हम जो हमारे पास में नॉलेज होता है उसको कंप्लीट फॉर्म में ग्रैस्प कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम नॉलेज लेते हैं चीज़ों का, यानी कि हम ग्रहण करते हैं, फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन होता है, देन हम उसको अप्लाई करके देखते हैं जिसको एप्लीकेशन में रखा जाता है, फिर हम उसके बेसिस पर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद में सिंथेसिस की प्रोसेस होती है और लास्ट में हम उसको इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास में जो नया मॉडल आया है उसमें हमारे पास में नॉलेज जो है, नॉलेज को हम रिमेंबरिंग कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कहते हैं, एनालिसिस को एनालाइजिंग कहते हैं और सिंथेसिस को इवैल्यूएटिंग कहते हैं और इवैल्यूएशन को जो है वो इवैल्यूएटिंग कहते हैं और सिंथेसिस को क्रिएटिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ये नाउन फॉर्म में दिया गया था, लेकिन अब ये वर्ब फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। यानी कि इनमें से कौन सा प्रैक्टिस जो है वो आपको ज्योमेट्री सिखाने के लिए प्राइमरी लेवल पर सही लग रहा है। ऑप्शंस हैं, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स, ठीक है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो है वो हमारे पास में सिर्फ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए बेसिक शेप्स के बारे में। दूसरा है, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। यानी कि टीचर को जो है एग्जांपल्स कोड करके और डेफिनेशंस दे करके जो है वो हमारे पास में शेप्स की नॉलेज देनी चाहिए। तीसरा है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, ठीक है। यानी कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। और चौथा है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी कि डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेबुलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो हमने हमारी इस मैथ्स की पेडागोजी की क्लास में शुरू में ही किया था कि सॉल्यूशंस के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब बच्चा जो है वो एक्टिव होता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बच्चा एक्टिव है, क्योंकि चिल्ड्रन को बच्चों को जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि वो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस को डेवलप कर सके, ठीक है। सो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा मैथ्स की पेडागोजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question है, to teach the Pythagoras theorem, a teacher has distributed a sheet on which 4 right-hand angled triangles were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of a triangle, ठीक है। तो इसमें in the above situation the teacher used, इसमें methods दे रखे हैं, inductive method है, deductive method है, lecture method है या laboratory method है। तो इसमें laboratory method तो यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। लेक्चर मेथड ये नहीं है क्योंकि इसमें टीचर लेक्चर नहीं दे रहा है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूला होता है और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को निकालते हैं। इसमें यूज़ हुआ है इंडक्टिव मेथड, क्योंकि टीचर ने क्या किया है कि हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल दे दी है, ठीक है, और बच्चों को रिलेशनशिप, ठीक है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी हैं और बच्चों को खुद से ये सोचने का जो है वो मौका दिया है कि उनके बीच में वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकें। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, ठीक है। तो जब हम असेसमेंट करते हैं प्राइमरी लेवल की चिल्ड्रन की मैथमेटिक्स में, तो हमारा फोकस जो है वो किस एक चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रिसाइसनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम
और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, गणितीय अवधारणाओं को समझना, दूसरा है गणितीय भाषा का विकास, तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, और चौथा है तर्क कौशल का विकास। ठीक है, तो इसमें जो पहली ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ये सही है कि इसका तो हमें असेसमेंट करना पड़ता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज कितनी डेवलप हुई है इसको भी असेस करना होता है, और रीजनिंग स्किल को भी हमें जो है वो असेस करना होता है। लेकिन प्रिसाइसनेस की उम्मीद करना एक छोटे बच्चे से जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो ऐसा है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो प्राइमरी लेवल पर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। ठीक है, जो हमारे पास में अशिक्षित दुकानदार है वो मैथमेटिक्स का यूज़ करता है, कहाँ पर यूज़ करता है, ये सामान बेचता है, लेता है, खरीदता है। ठीक है, सो इसमें से क्या जो है वो है, ठीक है, इज़ नॉट यूज़फुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। बोला कि ये मैथमेटिक्स की क्लासरूम में जो वो यूज़फुल नहीं है। अरे कैसे यूज़फुल नहीं है, हम उसका एग्जाम्पल कोड करके इसको लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में जोड़ सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। इज़ वेरी यूज़फुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इससे सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तीसरा है हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। ठीक है, तो इसमें बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट है शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम एट एज एन अल्टरनेट स्ट्रैटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इज़ नॉट यूजफुल इन, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सही तरीके से जो वो क्लास में यूज़ कर सकते हैं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर, रियल लाइफ के एग्जाम्पल के तौर पर, और अपनी क्लास को जो है वो एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की हमारी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपने मैथ्स की पेडागोजी क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझा होगा टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें एज लाइट इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सो मच।